तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 है, ठीक है, जो कि साइंस बुक का रहने वाला है। इसका पार्ट 1 को करेंगे और बाद में इसका पार्ट 2 को भी करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। और हाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि चैप्टर 1 है, इसका हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी ऐसे तैसे कर सकते हैं। तो आओ देखो यहाँ पे एग्जाम की चैप्टर आयो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, देखो, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे है रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि Zn+H2SO4, इससे क्या बन जाएगा? तो इससे बन जाएगा ZnSO4+H2। ठीक है, आ गया समझ में? ये हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है, जो कि यहाँ से आप लोग एकदम 60% नंबर ला ही सकते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो फिर तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पे अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे कि देखो, तो जैसे कि Zn+H2SO4, ये जो है ये अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है, ठीक है। और इससे क्या बन जाता है, ZnSO4+H2। ठीक है, आगे समझ में? अब देखते हैं हम लोग उत्पाद। तो उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है। संपूर्ण होने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन वो पूरा हो जाता है, तब उत्पाद कहते हैं। जब रासायनिक प्रक्रिया को पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। जैसे Zn+H2SO4, तो ये अभी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो होने के बाद ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये चीज जो है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, ये हैंड राइटिंग नोट से इसलिए ये सब दिख रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि बहुत प्रकार की होती है। तो क्या क्या प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसको हम संयुगम अभिक्रिया भी कहते हैं और या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये चीज याद कर लेना, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर में है वियोजन अभिक्रिया। और दूसरा नंबर में क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा तीसरा में है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चौथा में देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। पांचवा में है विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा में है विस्थापन अभिक्रिया। छठा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे सबको एक एक करके, ठीक है। ऐसे में छोड़ता नहीं हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हो। उपचयन अभिक्रिया, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवां नंबर में उपचयन अभिक्रिया और नौवां नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम अपचयन या फिर अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये 9 अभिक्रिया को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिए, लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए, तब जाके आपका पूरा हो जाएगा। इस अभिक्रिया में दो या दो से
अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना चाहिए। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयले का दहन। तो कोयले का दहन C+O2, तो इससे क्या बन जाता है? CO2। ठीक है, क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। दूसरा नंबर में है जल का निर्माण। तो 2H2+O2, तो इससे क्या बन जाता है? 2H2O बन जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर में है गंधक का दहन। तो S+O2, तो इससे क्या बन जाता है? SO2 बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो CaO+H2O, तो इससे क्या बन जाएगा? CaOH2 बन जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब देखो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया है तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? पहले नंबर में फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया ये है। क्या है? ये। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है ये। यहाँ पे देखो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन अभिक्रिया, तो ये है। तीसरा नंबर में सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। क्या चीज? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये चीज याद होना चाहिए। तो ये है इसका। ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज भी याद हो जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस का दहन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर में है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है? आइए देखते हैं। तो देखो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और पाचन क्रिया के मध्य खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में, आलू में और ब्रेड में। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। तो ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना तुम लोग। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है? साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये चीज भी याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा H2+I2+ ऊर्जा, तो इससे क्या बन जाएगा? 2Hi। ठीक है। उसके बाद है N2+O2 ऊर्जा, तो इससे क्या बन जाएगा? 2NO। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब यहाँ पे देखो विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? Zn+CuSO4, तो Zn SO4+Cu बन जाएगा। उसके बाद है Fe+CuSO4, तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा FeSO4+Cu। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, द्विविस्थापन का मतलब हो गया कि द्विविस्थापन यानी कि आयन का आदान प्रदान। ठीक है, इसका उदाहरण ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, सो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं उदाहरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ, ये मैंने ऐसे नोट्स बनाया है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम में जैसे के तैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही लिख सकते हैं, तो आप लोग इसीलिए यहाँ से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो देखो, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया पे कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं उपचयन अभिक्रिया का, उसको थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये पूछा था 2022 में। ठीक है, संरक्षण है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया का संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण यहाँ पे है चांदी के ऊपर काली परत। ठीक है, जब चांदी के ऊपर आप लोग देखे होंगे वहां पे काली परत जम जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर क्या परत जमती है, हरा परत जमता है। लोहे पर जंग लगना, ये तो आप लोग सब देखे ही होंगे। विकृत ग्रंथिता, तो ये चीज जो है सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तेल व वसा के उपचेत हो जाने पर ये विकृत गंधिता हो जाते हैं। ठीक है, तेल और वसा जो उपचेत जब हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एकदम सड़ा सड़ा सा गंध आएगा, बहुत ही खराब। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, इसमें क्या मिक्स करेंगे, प्रतिऑक्सीकारक और भोज्य पदार्थ को क्या करेंगे, उसको रख लेंगे और इसमें नाइट्रोजन को प्रवाहित कर देंगे तो बहुत दिन तक रह जाएगा। ठीक है, एक तो इसका उदाहरण यहाँ पे आप लोग देखिए, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, क्या होने से बचाया जा सकता है, उपचयित होने से बचाया जा सकता है, यानी कि सड़ने से बचाया जा सकता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कुरकुरे के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। और मैं अब से क्लास 10 का डेली लाऊंगा। ठीक है, साइंस पूरा एकदम 13-14 दिन में ख़त्म करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।